हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 2। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आइए ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तबीयत खराब होने की वजह से पार्ट 2 बहुत दिनों के बाद डल रहा है, लेकिन अब से रेगुलर पार्ट्स आएंगे ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। पहले पार्ट 1 देख लो एक बार और, अगर नहीं देखा है तो, ताकि ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स देखेंगे या वर्कर्स देखेंगे रीजन और जेंडर के बेस पे। आ जाओ। तो रूरल एंड अर्बन किस में देखेंगे? रूरल और अर्बन में देखेंगे। रूरल अर्बन में आप क्या देखो सबसे पहला दे रखा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादातर कौन से में? रूरल एरियाज में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि भाई गांव में क्या होता है ना, नॉन फार्म एक्टिविटीज कैसी होती हैं? बहुत ही कम होती हैं, जिसके वजह से ज्यादातर ये लोग क्या प्रेफर करते हैं, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि भाई वो अपने ही फार्म पे क्या कर ले, काम कर ले। इसलिए आप क्या देखोगे रूरल और अर्बन में, रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो शहर होते हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, इनमें काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके पीछे का रीजन होता है वहां पे चाहिए होती है स्किल्स। ठीक है, तो आपको अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा और रूरल एरिया में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इधर आओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हायर इन रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जो अर्बन जॉब्स हैं जैसे कि ऑफिस, फैक्ट्री जॉब्स, इन्हें क्या चाहिए भाई? इन्हें स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, उनके पास स्किल्स होती है, इसलिए ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं? हायर्ड काम करते हैं। ठीक है, वो लोग जॉब्स करते हैं। लेकिन वहीं पे जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज में लिमिटेड नॉन फार्म जॉब्स होती हैं। ठीक है, जिनमें किसी तरह की स्किल्स और उनकी जरूरत नहीं होती, तो वो ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं रूरल एरियाज में? वो प्रेफर करते हैं अपने ही फैमिली फार्म पे क्या करना, काम करना। इसलिए उसका रिजल्ट निकल के क्या आता है कि भाई रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है? ज्यादा इजी ऑप्शन है किधर? गांव में। ठीक है, सेकंड क्या है? रेगुलर सैलरीड जॉब्स। तो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड जॉब्स, यानी शहरों में रेगुलर सैलरी जॉब्स कैसी होती हैं? ज्यादा होती हैं एज कंपेरिजन टू रूरल एरियाज। देखो अर्बन एरियाज में 47% है और वहीं पे रूरल एरियाज में कितना है? सिर्फ 13% है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर सब लोग क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स वहां पे कैसा होता है? ज्यादा होता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि गांव में सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही क्या करा जाता है? लेबर को हायर किया जाता है, उसके अलावा लेबर को हायर नहीं किया जाता। इस वजह से वहां पर रेगुलर सैलरीड पर्सन कैसे मिलेंगे आपको? कम ही मिलेंगे। बहुत ही कुछ बड़े बड़े जमींदार होते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, वही मुश्किल से 1 या 2 लेबर को परमानेंटली रखते हैं पूरे खेत की देखभाली करने के लिए। ज्यादातर वो लोग कब हायर करते हैं? जब सोइंग का टाइम आता है या जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी जब बोने का टाइम आता है और जब कटाई का टाइम आता है, बस उसी टाइम पे। ठीक है, इस वजह से बिकॉज सिटीज आर मोर स्किल्ड जॉब्स। देखो भाई सिटी में क्यों है ज्यादा? सिटी में इसलिए ज्यादा है क्योंकि सिटी में ज्यादातर कौन सी जॉब्स की जरूरत पड़ती है? स्किल्ड जॉब्स की जरूरत पड़ती है, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में और सर्विसेज। इस वजह से सिटीज में क्या है? सिटीज में आपके रेगुलर सैलरीड जॉब्स कैसे हैं? ज्यादा है। और वहीं पे रूरल एरियाज में इस तरह के स्किल्ड जॉब्स ज्यादा नहीं होते, जिस वजह से वहां पर रेगुलर सैलरीड जॉब्स कैसे होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, देन कैजुअल बेज लेबर। कैजुअल बेज लेबर आपको कहां पे ज्यादा मिलेगा? आपको रूरल एरिया में कैजुअल बेज लेबर ज्यादा मिलेगा, जो कि मैंने आपको अभी हाल समझाया। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा बाकी जो 3 से 4 महीने होते हैं, 1 या 2 लेबर पूरा पानी देने का, दवाई छिड़कने का काम कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पे अर्बन एरियाज में कैजुअल वर्कर्स कितने मिलेंगे? 15% ही मिलेंगे। रीजन क्या है भाई? फार्मिंग इज सीजनल। फार्मिंग कैसी है? सीजनल होती है, जो कि मैंने बताया। वर्क मेनली ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इसलिए यहां पर आपको कैजुअल वर्कर्स कैसे मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, 29%, यानी जिनको कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? तो रूरल एरिया में, सॉरी अर्बन एरिया में कम क्यों है? अर्बन एरिया में कम इस वजह से है क्योंकि अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क्स तो इस तरह से चलते रहते हैं, इस वजह से ये 15% ही है काम। लोगों को रोज के रोज थोड़ा बहुत काम मिल ही जाता है। ठीक है, इस वजह से। बी, अब हम देखेंगे मेल वर्सेस फीमेल। चलो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप क्या देखोगे? यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं एज कंपेरिजन टू
वुमेन्स। इज दैट क्लियर? आ जाओ। तो डोमिनेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। वुमेन ऑल्सो टेक ट्रेडिशनल सेल्फ जॉब जैसे स्पिनिंग, वीइंग, डाइंग, ब्लीचिंग। ठीक है, तो भाई दोनों के लिए डोमिनेंट है, लेकिन अगर देखा जाए डेटा को अगर कंपेयर करा जाएगा तो आप देखोगे ज्यादातर मेंस आपको सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे एज कंपेरिजन टू वुमेन्स। खैर औरतें भी पीछे नहीं है यहाँ पे, वुमेन्स भी क्या करती हैं, सेल्फ जॉब करती हैं। ज्यादातर रूरल एरियाज में वुमेन्स क्या करती हैं, अपने खुद के ही फार्म पे जाके क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वो इस तरह के एडिशनल जॉब जैसे स्पिनिंग, वो धागा बनाना, वीविंग कपड़ा बनाना, डाइंग कलर करना, ब्लीचिंग करना यानी कलर हटाना, निकालना, सफेद करना, ये सब वाले काम करती हैं वुमेन्स। ठीक है, कैजुअल वेज लेबर में अगर अपन मेल और फीमेल में कंपैरिजन करेंगे तो वुमेन्स कितनी है 27% और मेन कितने हैं 24%। ठीक है, मतलब कैजुअली वुमेन्स कैसे काम कर रही हैं, ज्यादा करती हैं एज कंपेरिजन टू मेन। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो वुमेन्स होती है ना वो लेस एजुकेटेड होती हैं। क्या होती हैं, वो लेस एजुकेटेड होती हैं, जिस वजह से उनको कैजुअल वर्कर्स या कैजुअल काम जिनमें कम स्किल्स की जरूरत होती है वो उन्हें ज्यादा मिलता है। इस वजह से वुमेन्स ऑफन लेस एजुकेटेड बट ड्यू टू द इकोनॉमिक कंपल्शन दे एक्सेप्ट इवन लो वेज जॉब्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से रूरल एरियाज में आपको पता ही है ना, पॉवर्टी की वजह से अपनी फैमिली इनकम को सपोर्ट करने के लिए वुमेन्स क्या कर लेती हैं, इस तरह के जॉब्स ले लेती हैं। इस वजह से वुमेन्स का कैजुअलाइजेशन या वुमेन्स के कैजुअल वर्कर्स कैसी हैं, ज्यादा हैं एज कंपेरिजन टू मैन। ठीक है, थर्ड क्या है भाई, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट मिक्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर प्लस कैजुअल, और shows women's balance between family based self work and low paid labor। ठीक है, वुमेन्स का कैसा है भाई, एम्प्लॉयमेंट मिक्स है। ठीक है, वुमेन्स का क्या है, रेगुलर भी मिल जाता है उनको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल्स टू वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर प्लस कैजुअल। ठीक है, उनको रेगुलर जॉब्स भी मिल जाती हैं और कैसी जॉब्स मिल जाती हैं, कैजुअल जॉब्स भी मिल जाती हैं, बट ज्यादातर ये वाली जो जॉब्स होती हैं वो ज्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स नहीं होती। शोज वुमेन बैलेंस बिटवीन, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि भाई वुमेन क्या करती है, बैलेंस करती है किस किस के बीच में, फैमिली के बीच में, सेल्फ वर्क और लो पेड वेजेस। ठीक है, तो एक तरह से वुमेन्स का क्या एम्प्लॉयमेंट कैसा चलता है, मिक्स चलता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अब अपन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय द इंडस्ट्री। जैसे कि आपको बताइए अपने यहाँ पे तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा कौन सा है, टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टेरिशरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, और ये पूरे के पूरे 8 इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग आ जाता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, और टेरिशरी में आपका ट्रेड, कॉमर्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज यानी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपन देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में 44.6% है, मेनली किसमें, फार्मिंग। देखा जाए तो आधी पॉपुलेशन अभी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और यहीं पे इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, कम है, और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कैसा है, कम है। ये क्या शो करता है, बैकवर्डनेस शो करता है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है 24.4%, और टेरिशरी सेक्टर कितना है 31.0%। बल्कि ज्यादा किसमें एम्प्लॉयड होने चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में। अगर हिस्ट्री देखी जाए डेवलप्ड कंट्रीज की तो सबसे ज्यादा लेबर फोर्स होना चाहिए अपनी कहां पे, सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए, विच मीन सेकेंडरी सेक्टर मस्ट प्ले अ लीडिंग रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अवर इकोनॉमी। क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें सेकेंडरी सेक्टर ही है जिसने लीडिंग रोल प्ले करा है, और यहाँ पे डेटा शो कर रहा है कि अवर सेकेंडरी सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग इनफ जॉब्स, वो ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं कर रहा है। और जो आपका टेरिशरी सेक्टर है जो कि वो बहुत ज्यादा जॉब्स क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ये क्या शो करता है, ये भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो कंक्लूजन में देख लेते हैं कि भाई हैवी डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, कि भाई अपनी जो आधी पॉपुलेशन है, आधी वर्कफोर्स है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जो कि क्या शो करता है, शो स्लो स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी। कि भाई इंडियन इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, यानी कि जो अपना पॉपुलेशन को, अपनी वर्कफोर्स को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर से टेरिशरी सेक्टर में शिफ्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मतलब ग्रोथ प्रोसेस कैसी है, ये शो कर रहा है अपनी ग्रोथ प्रोसेस स्लो है। और ये भी चीज शो कर रहा है कि जो अपना सेकेंडरी सेक्टर है और अपना जो टेरिशरी सेक्टर है वो इनफ जॉब्स क्या नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कि भाई अपने लोग प्राइमरी सेक्टर से जाके किसमें जॉब काम करें, सेकेंडरी सेक्टर और उसमें। लो शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, only 1/4 workforce in secondary industries implies slow pace of industrialization। यानी अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस है
वो कैसा है, वो स्लो है, मतलब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उतने अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जितने अच्छे से उसको करना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, राइजिंग रोल ऑफ टेरिशरी सेक्टर। अपने यहाँ का जो टेरिशरी सेक्टर है उसका रोल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि भाई अपने यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। किसका, ग्लोबलाइजेशन का। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आने के वजह से अपने यहाँ के जो लोग हैं, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, घूमना फिरना, टूरिज्म, इन सब में पैसा कैसा कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी जनरेट हो रही हैं, ज्यादा जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो 31% एम्प्लॉयड इन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज रिफ्लेक्ट ग्रोथ ऑफ सर्विस इकोनॉमी इन इंडिया। तो भाई अपने यहाँ पे सर्विस इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, अपने यहाँ के लोगों की लाइफ के ऊपर। वो और ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, इसलिए वो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन सब के ऊपर क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस वजह से टेरिशरी सेक्टर में क्या हो रहा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चीज देखते हैं, वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया। डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि अपन ने देखा कि भाई लार्ज वर्कफोर्स स्टिल इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्पाइट द लो प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस। ठीक है, कि भाई अभी भी देखा जाए तो लो प्रोडक्टिविटी है किसमें, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बावजूद भी 44% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस शोज व्हाट, बैकवर्डनेस। ठीक है, इंडिकेट्स द फेलियर। तो ये क्या शो कर रहा है, जो कि मैंने आपको अभी हाल बताया था, ये शो कर रहा है कि भाई अपना जो सेकेंडरी सेक्टर है और टेरिशरी सेक्टर है, दे फेल टू क्रिएट द इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर से लोग इनमें आके क्या कर सके, काम कर सके। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट टेकन ऑफ। क्योंकि अपन देखा जाए तो तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ कम एम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि ये शो कर रहा है कि अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिस हिसाब से टेक ऑफ लेना चाहिए था, मतलब जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए थी या जितनी रफ्तार से इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए था, उतनी पेस से नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की हिस्ट्री उठा के देख लो, उसमें जो डेवलपमेंट का जो लीडिंग रोल प्ले करा है वो सेकेंडरी सेक्टर ने रोल प्ले किया है। यानी कि किसी भी कंट्री में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होना चाहिए, या क्या ये कहें कि अपनी वर्क फोर्स का कम से कम 40 to 50% लोग कहाँ इंगेज होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए। उसके बाद टेरिशरी सेक्टर में होना चाहिए 25 से 30%, और बाकी जो बच रही है वो कहां पर होना चाहिए, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में होना चाहिए। चल जाएगी 15-20% भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कम हो तो और अच्छा है। ठीक है, आ जाओ। तो विच इज ये था, अनलाइक डेवलप्ड इकोनॉमीज विच आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। ज्यादातर जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं। आ जाओ अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये तो डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है, रूरल अर्बन वर्कफोर्स। तो रूरल एरियाज में देखेंगे मोस्टली इन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, रूरल एरियाज में ज्यादातर जितनी भी वर्कफोर्स है वो पूरी की पूरी वर्कफोर्स किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है। यानी कि जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज हैं उनमें भी बहुत कम एंगेज्ड है, ज्यादातर सभी ऑलमोस्ट सब किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर में एक तरह से। अर्बन एरियाज में मोस्टली इन सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। अगर अर्बन एरियाज में देखें तो अपनी वर्कफोर्स पूरी की पूरी किसमें एंगेज्ड है, सेकेंडरी सेक्टर में और टेरिशरी सेक्टर में। और टेरिशरी सेक्टर में ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी सेक्टर इन अर्बन एरियाज। ग्रोथ ऑफ सर्विस स्ट्रॉन्गर देन द इंडस्ट्रीज, मतलब अपने यहाँ की जो सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है एज कंपैरिजन टू अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, थर्ड क्या, मेल फीमेल वर्कफोर्स की अगर बात करें, फीमेल इन प्राइमरी सेक्टर कितनी, 57.1%, बिकॉज जॉब्स आर क्लोज टू होम्स। ठीक है, एंड लो मोबिलिटी ड्यू टू द सोशल फैमिली रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो भाई जो आपकी प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, फीमेल्स इन प्राइमरी सेक्टर कितनी है, 57.1% फीमेल्स किसमें काम कर रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जॉब्स आर क्लोज टू होम्स, घर के पास में अवेलेबल होते हैं जॉब्स। ठीक है, बाहर ज्यादा दूर जाने की क्या नहीं होती, इनको परमिशंस नहीं होती है। लो मोबिलिटी ड्यू टू सोशल एंड फैमिली रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, परमिशन नहीं होती। इवन इफ वेजेस आर लो, लोग वेजेस कैसे होते हैं, कम होते हैं, उसके बाद भी विमेंस क्या करती हैं, काम कर लेती हैं। ठीक है, फार्मिंग हो गई या अलाइड एक्टिविटीज हो गई, फार्मिंग के साथ साथ डेयरी फार्मिंग या वो
वो भी कर लेती हैं वो साथ में, ठीक है, भले ही पैसा कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्योंकि घर के पास काम मिलता है। मेल प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं भाई, 40.7%, कितने, 40.7% है, लोअर देन फीमेल्स बट स्टिल हाई ड्यू टू द लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स इन द रूरल एरियाज। अगर अपन फीमेल से कंपेयर करें तो मेल्स कैसे हैं, कम है। देखो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, एक और बता दो, शायद इसमें नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो जैसे ही सोइंग का हो जाता है उसके बाद जो मेल्स होते हैं, ज्यादातर मेल्स कहाँ चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, क्या करने, काम करने। और वापस से जब हार्वेस्टिंग का काम आता है तो ये लोग वापस से कहाँ आ जाते हैं, अपने गांव आ जाते हैं, ठीक है। और फीमेल्स कहाँ रहती हैं, फीमेल्स को मोबिलिटी की क्या नहीं होती, उनको परमिशन नहीं होती, इस वजह से वो अपने गांव में ही रहती हैं, अपने ही फार्म्स में काम करती हैं, इज दैट क्लियर, या अपने ही फार्मिंग एक्टिविटी में लगी रहती हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उधर के उधर ही काम करती रहती हैं। इस वजह से ये ज्यादा होती हैं और ये मेल्स कैसे हैं, यहाँ पे कम है, ठीक है। और वो भी वैसे ज्यादा ही है, हाई ड्यू टू लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स, क्यों, क्योंकि रूरल एरियाज में नॉन फार्म जॉब्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक। फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट देख लो, चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 1950-51 से लेके 2017-18 तक। तो आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर में पहले 72.7% था, अब कितना हो गया 44.6। सेकेंडरी सेक्टर 10% जो कि अब कितना हो गया 24.4, और टेरिटरी सेक्टर 17% जो कि कितना हो गया 31%। तो इससे क्या की कंक्लूजन निकल के आता है, पहला कि इंडिया इज स्टिल नॉट एन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अभी तक इंडिया क्या नहीं बनी, अभी तक इंडिया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बनी, मतलब कि अभी भी इंडिया को डेवलप होने में बहुत साल लग जाएंगे, और शायद ये हो सकता है कि अभी भी बहुत सालों तक इंडिया क्या ना हो, डेवलप ना हो। क्यों, क्योंकि आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की हिस्ट्री उठा के देख लो, अगर हमें डेवलप्ड होना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, यस, सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या करनी पड़ेंगी, या सबसे ज्यादा अपनी वर्कफोर्स को कहाँ एम्प्लॉय होना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में होना पड़ेगा, ठीक है। नो मेजर शिफ्ट इन एपिक सेंटर, जो अपना एपिक सेंटर है उसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ मिल रहा है भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। अभी भी देखो जो एपिक सेंटर है वर्कफोर्स का, अभी भी देखो 72 से अभी भी कितना 44.6% अभी पॉपुलेशन अभी भी कहाँ लगी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज सॉ ए क्लियर शिफ्ट टू इंडस्ट्री एंड सर्विस, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज की जो प्राइमरी सेक्टर की वर्कफोर्स थी वो पहले कहां शिफ्ट हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हुई और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुई। और धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर की जो वर्कफोर्स है वो कम होती चली गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वर्कफोर्स बढ़ती चली गई और टेरिटरी सेक्टर की वर्कफोर्स बढ़ती चली गई। यही हिस्ट्री है डेवलप्ड इकोनॉमी की, अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो वी आर नॉट नियर टू दैट अभी, ठीक है। सो इन इंडिया द शिफ्ट इज स्लो, इंडिया में शिफ्ट कैसा है, स्लो है, मॉडेस्ट है, धीरे है, हेंस वी रिमेन ए डेवलपिंग इकोनॉमी नॉट ए डेवलप्ड वन, ठीक है। तो अपन अभी कैसी इकोनॉमी है, अपन एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि ये जो अपने यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड ए डेवलपिंग इकोनॉमी नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर, एंड इट विल टेक सम टाइम। चलो तो नेक्स्ट क्या देखना है हमको, जॉबलेस ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ भाई, जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ किसे बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ इसे बोलते हैं, देखो अपने यहाँ पे हो क्या रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, मतलब दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उस जीडीपी के कंपैरिजन में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए थी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो फिर सर जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, देखो जीडीपी बढ़ने के पीछे का रीजन है, जीडीपी क्या होता है, गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है किसके वजह से, एमएनसीज के वजह से। क्यों, क्योंकि एमएनसीज काय का इस्तेमाल कर रही हैं, दे यूज टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली, उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपके देश में क्या जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, जिसके वजह से जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन क्या नहीं हो रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। इसलिए इसे कौन सी ग्रोथ बोली जाती है, जॉबलेस ग्रोथ बोली जाती है, कि जहां पे जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्या इंक्रीज नहीं हो रहा, वो प्रपोर्शनेटली उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आ जाओ, तो व्हेन जीडीपी राइजेस बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट, तो भाई जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा, साथ साथ में जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। समटाइम्स एम्प्लॉयमेंट में इवन फॉल वाइल जीडीपी ग्रोथ, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की जगह उल्टा एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जीडीपी क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। उसके पीछे का रीजन है मल्टीनेशनल कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं,
क्या बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है और गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा जनरेट होती हैं। Why it happens in India? टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटपुट इज राइजिंग मोर ड्यू टू मशीन्स टेक्नोलॉजी देन लेबर यूज। अपने यहाँ पे एमएनसीज आ गई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब ये एमएनसीज क्या कर रही हैं, ये एमएनसीज इस्तेमाल कर रही हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, ये इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये काय का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, जिसके वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या नहीं बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। सेकंड क्या है, एमएनसी ड्रिवन ग्रोथ, जो कि है मल्टीनेशनल कंपनीज फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी नॉट लेबर इंटेंसिव मेथड्स। ठीक है, आपकी जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज देखो मल्टीनेशनल कंपनी है भाई, मल्टीनेशनल कंपनीज यानी जो इतने सारे देशों में है, तो दे विल फोकस ऑन व्हाट, दे विल फोकस ऑन क्वालिटी, दे विल फोकस ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो भाई वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट काय से बन सकता है, टेक्नोलॉजी से ही बन सकता है, मशीन से ही बन सकता है। दैट इज वाई मल्टीनेशनल कंपनीज फोकस ऑन यस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जिस देश में वो है वहां पर वो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, दैट इज वाई दे डोंट फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव मेथड। रिजल्ट, जीडीपी ग्रोथ फास्टर, जीडीपी तो फास्टर ही ग्रो करेगी ना, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा एफिशिएंट है, मशीन ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन करता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करता है, तो ग्रोथ फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कंपेरिजन टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ अपने यहाँ का जो रोजगार है उसे, या अपने यहाँ का जो यूथ है, जो ग्रेजुएट है, ठीक है, वो उसको क्या नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, भले ही क्या बढ़ती जा रही है, जीडीपी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एविडेंस, सबूत क्या है, देख लो भाई, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी है 3.6 से कितना 8%। ठीक है, जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कितनी हो गई है, 1.5 से कितना हो गया, 1% हो गया, यानी बढ़ने की जगह उल्टा क्या हो गई है, कम हो गई है, जो कि क्लियर एक एविडेंस है। मतलब आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी के साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वो गुड्स एंड सर्विस बनाता कौन है, गुड्स एंड सर्विस बनाता है एम्प्लॉय, लेबर। लेकिन अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी के साथ साथ अगर आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, विच शोज दैट योर कंपनीज, योर फैक्ट्रीज, योर सेकेंडरी सेक्टर, वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या बढ़ाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब कि एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, दिस शोज वाइडनिंग गैप, दैट इज अलार्मिंग साइन। ठीक है, आप गैप देख लो, गैप बहुत ज्यादा है, 3.6 से लेके 8%, और यहाँ पे 1.5 से बल्कि और क्या हो गया, कम हो गया, ये अलार्मिंग है भाई। अगर क्या होता जाएगा, अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट गिव राइज टू पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी गिव राइज टू ए वेरी विशियस साइकिल, दैट इज लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम। इज दैट क्लियर? तो ये एक बुरी साइकिल में हम क्या हो जाएंगे, फंस के रह जाएंगे अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा तो। इज दैट क्लियर? नाउ पॉइंट ऑफ कंसर्न, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट हाई जीडीपी। भाई ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि भाई क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, किसके डिस्पाइट, हाई जीडीपी के डिस्पाइट। भाई अगर गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बनते जाएंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते जा रहे हैं, इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, लेकिन अगर क्या है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी, जब इनकम नहीं होगी तो फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कौन करेगा, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होंगे ही नहीं तो वापस से इनकम कैसे जनरेट होगी, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो पॉवर्टी आएगी, पॉवर्टी नहीं आए, पॉवर्टी होगी तो लो इनकम होगी, लो इनकम होगी तो लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में अपन फंस के रह जाएंगे और अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, सो ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव, फेल्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इफेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, वो सबको लेके नहीं चल रही है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों की ग्रोथ हो रही है, मतलब जो अमीर लोग हैं दे आर गेटिंग रिचर, वो क्या होते जा रहे हैं, कहते हैं ना अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो यही है यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, यहाँ पे सबको लेके ग्रोथ
नहीं हो रही है, दैट इज वाई फेल्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इफेक्टिवली। इसलिए इंडिया में अभी तक पॉवर्टी क्या नहीं हो पा रही है, इरेडिक नहीं हो पा रही है। इज दैट क्लियर? पॉवर्टी नहीं कम हो रही है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है जब वर्कर्स डिमांड ज्यादा होती है, जब सीजन होता है तब उनको हायर कर लिया जाता है, और फिर जब जैसे ही सीजन ठंडा हो जाता है उन्हें फायर कर दिया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, दिवाली के टाइम पे जब आप अभी आने ही वाली है 1 महीने बाद, जब आप शॉपिंग करने जाओगे, आप कुछ शॉप्स पे जाओगे जहां आप शायद पहले भी गए होगे ऑफ सीजन में, जब आप दिवाली के टाइम पे जाओगे तो वहां पे छोटू बढ़ जाएंगे कपड़े दिखाने वाले। क्यों? क्योंकि अभी क्या उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो अभी उनको रख लिया जाता है और फिर बाद में उनको फायर कर दिया जाता है। ये होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। आ जाओ, तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, मीनिंग क्या है, व्हेन मोर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कैसे शॉर्ट टर्म या डेली वेज, नो जॉब सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ परमानेंट फुल टाइम जॉब्स। ठीक है, तो जब उनकी डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादातर ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होता है, जब शोइंग का टाइम आता है उस टाइम पे उन्हें हायर कर लिया जाता है। जैसे ही शोइंग हो जाती है, बोआई हो जाती है, फिर उन्हें हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वापस से जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब कर लिया जाता है। ऐसे ही सीन कब होता है, सीजन के टाइम पे, जब सीजन अच्छा चलता है उस टाइम पे वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, और जैसे ही सीजन खत्म होता है वर्कर्स को फायर कर देते हैं। उनको किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी या कुछ उनको नहीं दिया जाता। ये होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कोई फुल टाइम जॉब नहीं होती। कैजुअल वर्कर यूजुअली डोंट गेट बेनिफिट्स, उनको किसी तरह के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इस तरह की उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। दे फेस जॉब इनसिक्योरिटी, उनके लिए हमेशा क्या लगी रहती है, जॉब इनसिक्योरिटी लगी रहती है। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि भाई उनका जो मालिक है उन्हें कल बुलाएगा भी या नहीं बुलाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाली चीज है अपने देश के लिए। उसके पीछे का रीजन होता है दिस गिव राइज टू पॉवर्टी। ठीक है, क्या होता है, 3 से 4 महीने काम मिला, 3 से 4 महीने पैसा कमाया, फिर वो पैसा खत्म हो जाता है। देन मतलब दे आर वेरी वर्नरेबल टू पॉवर्टी, ये पॉवर्टी के बड़े वर्नरेबल रहते हैं। कौन से? कैजुअल वर्कर्स। क्योंकि जब तक काम रहता है तब तक ये थोड़ा पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, और जैसे ही काम मिलना बंद हो जाता है 3-4 महीने में वापस से ये लोग कहां पहुंच जाते हैं, पॉवर्टी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स इन इंडिया 1972 से लेकर 2018 में अगर हम देखेंगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स कभी बढ़ा है, फिर कम भी हुआ है, फिर बढ़ा है। ठीक है, जैसे कि था 23.2 1972-73, फिर बढ़ के 31.8 हो गया 1993-94 में, और फिर जाके 25% हो गया, मतलब कम हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर अपन बात करें तो 61.4% थी, जो कि घटता जा रहा है 52.2% 17-18 में। रेगुलर वर्कर्स स्लोली 15% से बढ़ के कितने हो गए, 22.8। ये रिफ्लेक्ट भी करता है यहाँ पे, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो कहाँ जाएंगे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो ही कहाँ जाएंगे, वो ही सैलरीड में जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 3.7% इन 2015 से 16। ठीक है, आ जाओ, ये ट्रेंड है। अब ये कॉजेस, क्या कॉज है किसका, कैजुअलाइजेशन का, उसके पीछे का रीजन क्या है। मोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड आर इन रूरल फार्म्स विद द लिटिल प्रोडक्टिविटी। भाई ये कैजुअलाइजेशन का जो ये प्रॉब्लम है या कॉज है, रीजन है, वो क्या है, वो ये है कि भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल फार्म्स में, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, कम है। ठीक है, जिसके वजह से उन्हें क्या मिलता है, कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता। मेनली आर डिसगाइज अनएम्प्लॉयड ऑन फार्म्स। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, दिखते हैं कि क्या है, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं होते। मतलब कि फार्म्स में होता क्या है, जैसे कि जो काम 5 लोग कर लेते हैं, वहीं पे कितने लोगों को लगा दिया जाता है, 10 लोगों को लगा दिया जाता है। जरूरत सिर्फ 5 की है, 5 जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मतलब उनके होने ना होने से प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब दिखता है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड होते नहीं है। ठीक है, appears employed but not really productive. Migration to cities. So unskilled migrants get only daily wage jobs. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अपने एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है ना, जो अपना रूरल एरिया है, वो सप्लायर है किसका, वर्कफोर्स का। सोइंग के बाद में, ठीक है, जैसे मान लो कि सोइंग का टाइम है, सोइंग जैसे ही हो जाता है उसके बाद ये जो रूरल एरियाज के वर्कर्स होते हैं, ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ये लेबर होते हैं, ये शहर आते हैं, और शहर में आके ये लोग इसी तरह का इनको क्या मिलता है, काम मिलता है, क्योंकि ये क्या नहीं होते, स्किल्ड नहीं होते। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो अनस्किल्ड माइग्रेंट्स गेट ओनली डेली वेज जॉब्स, इसलिए कैजुअलाइजेशन ज्यादा है। स्किल्ड वर्कर्स आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ रेगुलर जॉब्स पोज्ड इनटू
कैजुअल जॉब्स। तो जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उन्हें भी क्या मिलता है, उन्हें भी फेस करना पड़ता है शॉर्टेज, ठीक है, किसकी, ये इस तरह की रेगुलर जॉब्स की। तो जिस वजह से उन्हें भी क्या करना पड़ जाता है, कैजुअल वर्क करना पड़ जाता है। जब मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस वर्कर्स बार्गेनिंग पावर। देखो भाई क्या होता है, जब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब जब ज्यादा लोग कैसे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है किसको लेके, सैलरी को लेके, जॉब को लेके, वो कैसी होती है, बहुत ही कम हो जाती है। एम्प्लॉयर अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है, हायर और फायर की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है। मतलब देखो किसी चीज की जब सप्लाई ज्यादा होती है, एम्प्लॉयर को पता है भाई इतने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे जब कोई भी काम मांगने आता है तो वो सैलरी में नेगोशिएशन ज्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी पता है बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, और जो बेचारा जॉब मांगने आया है उसे भी पता है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। अगर वो 10 बोलेगा तो हो सकता है कोई 7 में, 6 में, 5 में करने ही वो काम क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, 1000 सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं बेचारे, जो बेचारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर बड़ी कम हो जाती है, और यहाँ पे फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हायर और फायर पॉलिसी पे काम करते हैं। जब उनको जरूरत होती है तब हायर कर लेते हैं, और जब उनको जरूरत नहीं होती तब वो उन्हें क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देन इन द फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग कैसे हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो रेगुलर काम पे जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उन्हें एक फिक्स पीरियड के लिए हायर किया जाता है, पेंशन दी जाती है, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। वो होता है आपका फॉर्मल सेक्टर। एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स क्या होता है, जब ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हायर्ड हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हायर्ड हैं एज कंपेरिजन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसे बोला जाता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मल मतलब स्मॉल प्राइवेट यूनिट्स होती है जिसमें 10 से कम वर्कर्स होते हैं, फार्मिंग हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। फॉर्मल जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइज, बिग प्राइवेट कंपनीज हो गई, जिनमें 10 प्लस वर्कर्स होते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा वर्कर्स कैसे होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। वो आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जिसमें 10 से कम होते हैं वो आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। आगे प्रॉब्लम क्या है कि भाई इनफॉर्मल वर्कर्स फेस लो वेजेस। जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनको लो वेजेस दिए जाते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, हाई वर्नेबिलिटी होती है इनकी, मतलब इन्हें कभी भी फायर कर देता है, इनका जो एम्प्लॉयर होता है वो कभी भी इनको फायर कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा वर्नरेबल होते हैं। इन्हें बहुत जल्दी क्षति पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब इनको काम मिलता है तब ये पॉवर्टी के थोड़े ऊपर या उधर आ जाते हैं, और जैसे ये बेरोजगार हो जाएं और ज्यादा टाइम के लिए अगर ये बेरोजगार हो जाएं तो हाईली वर्नरेबल हो जाते हैं, ये वापस से पॉवर्टी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। हायर्ड इन गुड टाइम्स, फायर्ड इन स्लो डाउन। जब बढ़िया टाइम चलता है उस टाइम इन्हें हायर कर लेते हैं, और जब स्लो डाउन चलता है तब इन्हें फायर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी दिवाली आने वाली है, आप इतने सारे शॉप्स में जाओगे, वहां पर आप देखोगे कि ऑफ सीजन में 1 या 2 लड़के काम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही दिवाली का टाइम आएगा वहां पे आपको 3-3, 4-4 लड़के देखने को मिल जाएंगे सभी शॉप्स में। सिर्फ कपड़ों की शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन। जब डिमांड होती है तब हायर कर लेते हैं, और जब स्लो डाउन आ जाता है तब फायर कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये डिफरेंस बिटवीन दे रखा है मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में, फटाफट देख लेते हैं। 10 प्लस वर्कर्स हैं तो फॉर्मल, 10 से कम है तो इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर है यानी कि सब कुछ मिलेगा भाई, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, पेंशन, हेल्थ कवर। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% काटता है और खुद 12% मिला के उसमें जमा करता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय क्या कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है। ग्रेचुइटी एक लमसम पेमेंट दी जाती है, ठीक है। पेंशन दी जाती है जो कि आपको पता होगा, हेल्थ केयर है ना, इंश्योरेंस और ये सब की भी फैसिलिटी दी जाती है किसमें, फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरह के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते, ठीक है। वो जो कपड़ों की दुकान पे छोटू और वो काम करता है, बस उसे सैलरी दी जाती है, ठीक है। उसमें भी उसके संडे या उसके पैसे काट लिए जाते हैं, है ना। तो वो चीज है।
लेबर लो, प्रोटेक्टेड बाय लेबर लो, भाई इसको लेबर लो ने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये सब आपका हक है, लेबर लो ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है। लेकिन यहाँ पे हार्डली एनी प्रोटेक्शन एक्सेप्ट मिनिमम वेजेस एक्ट, सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रोटेक्शन है, मिनिमम वेजेस एक्ट के, भाई कि इसके तहत आपको इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये भी ढंग से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है यहाँ पे, कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में क्या बनाई जा सकती है, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। जो एम्प्लॉयज हैं जो और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो क्या बना सकते हैं, अपनी खुद की ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ट्रेड यूनियंस नहीं बन पाती। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ऐसे ही आपको नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, वैलिड रीजंस होते हैं, उसके बाद ही आपको क्या करा जा सकता है, निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है हाई लो नहीं। लेकिन यहाँ पे वेरी लो, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है, हायर फायर इजिली चलता है। यहाँ पे जब जरूरत होती है तब हायर कर लिया जाता है, और जब जरूरत नहीं होती तब क्या कर दिया जाता है, तब फायर कर दिया जाता है। ठीक है, आया अच्छे से समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इंडिया में क्या होता जा रहा है, वर्कर्स अब इनफॉर्मलाइज होते जा रहे हैं एज कंपेरिजन टू फॉर्मलाइज। इनफॉर्मलाइजेशन यानी डिक्लाइन इन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। इंडिया में जो फॉर्मल सेक्टर जॉब्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मोर वर्कर्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ज्यादातर वर्कर्स कहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी स्मॉल फर्म्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फार्मिंग में। ठीक है, इवोल्यूशन, so at the start of planning in 1951 India aimed for a socialistic pattern of the society, rise in formal jobs and fall in the इनफॉर्मल जॉब्स। ठीक है, शुरू में क्या हुआ कि इंडिया ने 1951 में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इनने चूज करी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाई क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर विल प्ले अ लीडिंग रोल एंड प्राइवेट सेक्टर विल प्ले अ सेकेंडरी रोल। तो इस वजह से शुरू में फॉर्मल जॉब्स कैसी थी, ज्यादा थी, राइज था फॉर्मल जॉब्स का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ज्यादा था, प्राइवेट सेक्टर कम था, और इनफॉर्मल जॉब्स कैसी थी, कम थी। बट इन रियलिटी द अपोजिट हैपेंड, लेकिन रियलिटी में क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इनफॉर्मल जॉब्स केप्ट राइजिंग, इंडिया में क्या बढ़ती गई, अब इनफॉर्मल जॉब्स बढ़ती चली गई। मेजर कॉज क्या था उसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1951, जो एलपीजी पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मेन रीजन थे जिनके वजह से इंडिया में इनफॉर्मल जॉब्स क्या हो गई, बढ़ गई। शिफ्टेड इंडिया फ्रॉम ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि इन पॉलिसीज की वजह से इंडिया जो कि पहले एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी वो किस में शिफ्ट हो गई, वो मार्केट इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई। अब मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस जो चलती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्यों बढ़ता चला गया, उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्रोडक्शन होनी है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे लेबर को ज्यादा हायर किया जाएगा, और जब डिमांड कम होगी उस टाइम पे लेबर को फायर कर दिया जाएगा। इस वजह से तो मार्केट इकोनॉमी वर्क्स ऑन सप्लाई डिमांड वेयर फर्म्स प्रेफर फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं एंड चीपर इनफॉर्मल वर्कर्स ओवर परमानेंट वंस। इसलिए ये लोग क्या हायर करते हैं, चीपर इनफॉर्मल वर्कर्स हायर करते हैं कंपैरिजन टू परमानेंट वंस। क्यों, क्योंकि परमानेंट वंस को तो क्या करना है, चाहे डिमांड हो चाहे ना हो, उन्हें तो सैलरी देनी है। इसलिए ये लोग काम करते हैं किन के बेसिस पे, चीपर वर्कर्स के ऊपर। इन्हें तब हायर कर लेते हैं जब डिमांड ज्यादा होती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और तब फायर कर देते हैं जब डिमांड कम हो जाती है प्रोडक्शन घटाने के लिए। ठीक है, सो हेंस इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज रैपिडली, जिसके वजह से इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन वर्कर्स का क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, और फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स क्या होते चले गए, कम होते चले गए। ठीक है, करंट सिनेरियो, टोटल वर्कफोर्स कितना है 473 मिलियन, फॉर्मल वर्कर्स कितने हैं ओनली 30 मिलियन यानी कि सिर्फ 6%, और इनफॉर्मल वर्कर्स कितने हैं 94% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, जेंडर शेयर की बात करें, इन फॉर्मल सेक्टर ओनली 20% आर वुमेन्स। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 20% कौन है, वुमेन्स है, और इनफॉर्मल सेक्टर में 70% मैन और 30% क्या है, वुमेन्स है। आप देख रहे हो ये ना बड़ा कंसर्निंग डेटा है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने सारे लोग अपने कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर वेरी हाईली वल्नरेबल। ठीक है, तो उनको निकाल दिया जाता है जब डिमांड कम होती है, और फिर हायर कर लिया जाता है जब डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से ज्यादा अच्छी उनकी ग्रोथ नहीं होती। चलो इम्प्लीकेशंस की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, वर्कर फेस लो वेजेस, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में वेजेस कम मिलते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी होती है, कभी भी निकाल दिया जाता है।
नो सोशल बेनिफिट्स, कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं मिलता है। वर्नरेबल टू मार्केट अप्स एंड डाउन्स, वर्नरेबल होते हैं मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में। अगर मार्केट अप चल रहा है तो ठीक है, चलो बढ़िया है, लेकिन अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो इनकी जॉब जा सकती है, ठीक है ना। हायर्ड इन ग्रोथ, फायर्ड इन स्लो डाउन, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तब हायर किया जाता है जब बढ़िया डिमांड होती है, और तब फायर कर दिया जाता है जब डिमांड नहीं होती मार्केट में, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की अगर बात करें, इन लाइन विथ ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दिया, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस। अब इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है भाई, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज कर रही है, ठीक है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, उनको क्या प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे कि पेंशन हो गया, हेल्थ कवर हो गया, क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ये वाला जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।